प्रथम गुरु को वंदना, दूजे आदि गणेश, तीजे माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। मित्रों, यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इसका अर्थ है कि आप तंत्र मंत्र और भूतों की कहानी में रुचि रखते हैं और हमें भी आपको कहानियां सुनाने में बहुत आनंद आता है। हमारी कहानी का पूरा लाभ लेने के लिए इसे किसी शांत वातावरण में ईयरफोन लगाकर सुने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। प्रभाकर को आज ऑफिस से आते आते देर हो गई। वैसे तो वह रात 8 बजे तक बस स्टॉप से बस पकड़ लेता था, लेकिन आज काम ज़्यादा होने की वजह से 10 बज गए थे। उसके घर की तरफ जाने वाली आखिरी बस भी छूट गई थी और अब वह बस स्टॉप पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। वह इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसे लिफ्ट दे दे, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं आई। 24 साल का प्रभाकर एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता था। उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिसकी वजह से उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा था। उसकी कंपनी शहर से बाहर थी, इसलिए उस रोड पर कम ही गाड़ियां आती जाती थी। फिर भी प्रभाकर के पास सिवाय इंतज़ार के और कोई चारा नहीं था। इंतज़ार करते करते प्रभाकर की आंख लग गई। अचानक एक ट्रक के ब्रेक लगाने की आवाज़ से प्रभाकर की नींद खुली। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 11:15 बज रहे थे, लेकिन उसकी घड़ी रुकी हुई थी। उसने सोचा, पता नहीं वह कब से सो रहा है और अभी क्या टाइम हो रहा है, यह भी उसे पता नहीं था। वह यह सब सोच ही रहा था कि ट्रक से हॉर्न की आवाज़ आई, मानो वह प्रभाकर को ही बुला रहा हो। ट्रक को देखकर प्रभाकर को घर जाने की उम्मीद जगी। वह भागकर ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक का ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। प्रभाकर को देखकर वह थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, लिफ्ट चाहिए? प्रभाकर को तो जैसे इसी बात का इंतज़ार था। उसने तुरंत हामी भर दी और उसके ट्रक में सवार हो गया। प्रभाकर ने उसे बताया कि उसे किस ओर जाना है। ड्राइवर ने कहा कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम जहाँ तक भी जाना चाहो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। प्रभाकर को उस बूढ़े का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। ड्राइवर ने बताया कि वह भी पास ही के एक गांव में रहता था, लेकिन अब वह अपने गांव नहीं जाता। जब प्रभाकर ने इसका कारण पूछा तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं और मेरा परिवार खुशी खुशी गांव में रहते थे। मेरे परिवार में 2 ही लोग थे, एक मैं और एक मेरी बेटी। मेरी पत्नी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ तो मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता था। जब मेरी बेटी जवान हो गई तो उसके विवाह की चिंता मुझे सताने लगी। जब उसके रिश्ते की बातें होने लगी तो मुझे पता चला कि वह किसी लड़के से प्यार करती है। वह लड़का भी उससे प्यार करता था, लेकिन हम लोग छोटी जाति के लोग थे और जिससे वह प्यार करती थी वह ऊंची जाति के लोग थे। मैं जात पात के भेदभाव में यकीन नहीं करता, लेकिन यह बात लड़के के घर वालों को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि उनका बेटा किसी नीची जाति वाली बहू लेके आए। जब मैं उनके घर अपने बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए गया तो उन सब ने मिलकर मुझे बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत किया, और इससे भी बुरी बात यह हुई कि वह लड़का भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया। उसके धोखे और मेरे साथ किए गए तिरस्कार के कारण मेरी बेटी को बहुत सदमा लगा। वह यह दुख नहीं झेल पाई और एक दिन उसने पंखे से लटक कर खुद को फांसी लगा ली। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। मेरा सब कुछ लुट चुका था। इसके बाद वह बूढ़ा ड्राइवर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रभाकर ने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, फिर क्या हुआ?
फिर वह आगे बोला, तुम बहुत नेक दिल लड़के हो। मैंने तुम्हारे अंदर झांक कर देखा है। काश वह लड़का भी तुम्हारे जैसा होता तो उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करने में मुझे बहुत खुशी होती। प्रभाकर ने कहा, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे अच्छा समझा, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। ड्राइवर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर प्रभाकर ने हैरान होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? आपकी बेटी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, फिर मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। तब ड्राइवर ने बोला, मैंने तुम्हें अब तक अपनी पूरी कहानी नहीं सुनाई और ना ही अब तक यह बताया है कि मेरी बेटी की मृत्यु के बाद मैंने क्या किया। प्रभाकर ने पूछा, आपने क्या किया? तब ड्राइवर ने कहा, बेटी के जाने के बाद मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मैंने भी वही किया जो मेरी बेटी ने किया था। मैंने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रभाकर ने ड्राइवर की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात है, आपने कितनी अच्छी कहानी सुनाई। आपने और आपकी बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी आप मेरे सामने अपनी कहानी सुना रहे हो। या तो आप पागल हो गए हो या फिर मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। ड्राइवर ने और भी गंभीर होते हुए कहा, हंसी में ही सही, मगर तुमने बिल्कुल सच कहा है। तुम अब अपनी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी दुनिया में हो। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो गाड़ी से बाहर झांक कर देखो। प्रभाकर ने खिड़की से बाहर देखा तो वह दंग रह गया। बाहर सिवाय अंधेरे के उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब ट्रक के इंजन की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह ट्रक हवा में उड़ रहा हो। अभी वह स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ड्राइवर ने फिर कहा, देखो, मेरी बेटी भी हमारे साथ है और उसे भी तुम पसंद हो। वह तुम्हारे पीछे बैठी है और तुम्हारी हाँ के इंतज़ार में है। अब तक बुरी तरह डर चुके प्रभाकर ने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक लड़की सचमुच उसके पीछे बैठी थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। उसके हाथ बेजान से बिल्कुल काले पड़े हुए थे। उस लड़की ने हाथ बढ़ाकर प्रभाकर के हाथ को पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्रभाकर को उस समय ऐसा लगा मानो उस लड़की का हाथ बर्फ़ का बना हुआ हो और उसके पूरे शरीर में बर्फ़ की ठंडी लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ को हफ्तों बाद बर्फ़ से निकाला गया हो। और जैसे ही लड़की ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, प्रभाकर को लगा जैसे उसकी दिल की धड़कनों के बीच का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और होश उसका साथ छोड़ रहा है। धीरे धीरे वह लड़की और ड्राइवर दोनों धुंधले पड़ते चले गए और प्रभाकर बेहोशी की गर्त में समा गया। जब प्रभाकर को होश आया तो उसने पाया कि वह अब भी बस स्टॉप पर ही लेटा हुआ था। उसने घड़ी में समय देखा तो वह हैरान रह गया। घड़ी में अब भी 11:15 बज रहे थे, लेकिन अब उसकी घड़ी ठीक चल रही थी। प्रभाकर को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका एक हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। यह वही हाथ था जिसे उस लड़की ने पकड़ा था। यह देखकर वह इतना डर गया कि उसी समय अपने घर की तरफ भागा। उसका घर करीब 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब वह किसी से दोबारा लिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वह भागते भागते ही अपने घर पहुंच गया। इसके बाद प्रभाकर को तेज बुखार हो गया। कई दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा। वह कमज़ोर होता जा रहा था। उसके परिवार वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवा से भी उसे कोई आराम नहीं हुआ। प्रभाकर एक हट्टा कट्टा और हैंडसम दिखने वाला लड़का था, लेकिन अब वह बहुत दुबला पतला नज़र आ रहा था। कुछ दिन बाद उसके चेहरे का रंग भी काला पड़ने लगा। प्रभाकर ने एकदम बिस्तर पकड़ लिया था और वह धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था और उसके पिताजी को उसे बचाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने अपने पिताजी को पास बुलाया और अपने साथ घटित हुई वह घटना विस्तार से बता दी। फिर प्रभाकर ने अपने पिताजी से कहा
वह लड़की अब भी मुझे दिखाई देती है, कभी नींद में तो कभी जागते हुए भी। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। वह चाहती है कि मैं बीमार होकर मर जाऊं और फिर वह मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है और इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। प्रभाकर ने बताया कि वह लड़की इस समय भी कमरे में मौजूद है और एक कोने में खड़ी है। इस पर उसके पिताजी ने उस तरफ देखा, लेकिन उनको वहाँ कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया। उसके पिताजी ने उससे कहा कि यह सब उसे उनको पहले ही बता देना चाहिए था। उनको पता चल चुका था कि प्रभाकर को दवा की नहीं बल्कि एक तांत्रिक की ज़रूरत है। उन्होंने अपने एक मित्र से यह बात साझा की। उनके मित्र एक अघोरी को जानते थे जो इस काम में उनकी मदद कर सकते थे। प्रभाकर के पिताजी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, सो उन्होंने अघोरी की मदद लेना स्वीकार कर लिया। नियत दिन वह अघोरी अपने 2 साथियों के साथ प्रभाकर के घर आया। उसने आते ही प्रभाकर के पिताजी और उनके दोस्त को बताया कि इस घर में एक बहुत जिद्दी आत्मा का वास है, लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उस आत्मा के वापस जाने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि इस क्रिया में कुछ घंटों का समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें। उन्होंने कहा कि यह क्रिया हो सकता है कि आपको डरा दे, इसलिए आप दोनों को बाहर ही रुकना होगा। यह कहकर वह प्रभाकर के कमरे के अंदर चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रभाकर से पूछा कि क्या तुम तैयार हो? प्रभाकर ने हाँ में सिर हिलाया। फिर प्रभाकर को कमरे के बीचों बीच बिठाया गया। अघोरी ने उसके चारों तरफ अभिमंत्रित सुरक्षा चक्र बनाया। अघोरी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखाई दे, लेकिन तुम्हें किसी भी हाल में इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। तब अघोरी के साथ आए साथियों ने अनुष्ठान संबंधित सामग्री को उचित स्थान पर रखा। अघोरी ने अपने गुरु, माँ काली, माँ भगवती, भैरव बाबा और महादेव आदि को नमस्कार किया। इसके बाद लंबे लंबे मंत्रोच्चार का सिलसिला शुरू हो गया। आधा घंटा बीत गया, लेकिन कुछ भी असामान्य घटना नहीं हुई। प्रभाकर के पिताजी और उनका दोस्त बाहर अपना धैर्य खोते जा रहे थे, लेकिन उनके पास सिवाय इंतजार के और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही है, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। पहले तो प्रभाकर के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ में बदलाव आ गया और अब उसके मुंह से किसी लड़की की आवाज़ निकल रही थी। अघोरी ने उससे कहा कि तुम्हें इस लड़के को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुमको अनंत काल के लिए कैद कर लूँगा, और तुम्हें वचन भी देना होगा कि फिर कभी इस लड़के या किसी और के भी पास नहीं जाओगी। वह आत्मा अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और अंततः अघोरी की जीत हुई। सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया और आश्चर्यजनक रूप से प्रभाकर के शरीर के रंग में परिवर्तन होना शुरू हो गया। उसका कालापन जा चुका था और अब वह सामान्य लग रहा था। प्रभाकर के पिताजी ने अघोरी और उनके साथियों को उनकी फीस के साथ धन्यवाद दिया और खुशी से उनको विदा किया। प्रभाकर शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वह धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था और कुछ महीनों के इलाज के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और एक बार फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज की कहानी में इतना ही। ईश्वर की अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहे।